Hello, everyone. Good evening, students. Today I will talk about Indian embroidery and how it developed in our country. So, आज का टॉपिक है भारतीय कशीदाकारी का विकास कैसे हुआ हमारे भारत देश में। किस तरह से इसकी परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। So, let's start this topic which is Indian embroidery and ऑल्सो से भारतीय कशीदाकारी। तो कशीदाकारी एक ऐसी कला है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों पर एक सुई तथा डोरी की सहायता से विभिन्न प्रकार से की जाती है। यह वस्त्रों पर एक प्रकार का सज्जा कार्य है जिससे वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है। डिज़ाइन की भव्यता भिन्न भिन्न वस्त्रों पर एक अनुपम विशिष्ट उदाहरण प्रदान करती है। विशिष्ट रूप प्राचीन ग्रंथों, मूर्तियों, मंदिरों और अनेक प्राचीन भवनों में इस प्रकार की सज्जा के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अजंता की गुफाएं, उसमें आपको इस तरह का कशीदाकारी मिल जाएगी। बहुत प्राचीन जो भवन होते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय कशीदाकारी का विस्तार वहीं से शुरू हुआ। भारत की सांस्कृतिक धरोहर में कढ़ाई और बुनाई का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय वस्त्रों में कढ़ाई, छपाई और बुनाई कलाएं भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रभावों से विकसित और समृद्ध हुई हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं के मानने वाले लोग रहते हैं, जिनकी रुचियों, मान्यताओं, पहनावे और आचार विचार एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। बहुत अनेकता होती है। इसका सीधा प्रभाव कढ़ाई और बुनाई के शिल्पों में दिखाई देता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के वस्त्रों और अलग अलग मौसम में के पहनावों में आपको विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। एक अलग तरह की सबका अलग अलग रूप होता है। जीवन का कोई भी पक्ष हो, हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही इसे अच्छा और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। वह चाहे हमारे रहने का ढंग हो, पहनने का लिबास हो, आश्रय स्थल को सजाने की बात हो, हम उसे और अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। सुंदरता की आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर प्राचीन परंपराओं को हम जब देखते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए उन्हें हितकारी और कल्याणकारी बनाने का उद्देश्य भी संलग्न होता है। आज इस संकल्पना में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और हम अमूर्त चित्रकारी और कला की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसके उदाहरण आपको आधुनिक कशीदाकारी की डिज़ाइनों में मिल जाएंगे। बड़े उद्योगों की तुलना में आज दस्तकारी की विभिन्न कलाएं आर्थिक दृष्टि से भले ही मुकाबले न कर पाएँ, परंतु उपयोगिता और कला की दृष्टि से उनका आर्थिक और सामाजिक महत्व कम नहीं हुआ है। आधुनिक मशीनों के प्रचलन से इन कलाओं में विभिन्नता और तीव्रता आई है, जिससे परंपरागत रूप से काम करने वाले कुछ कारीगर पिछड़ जाते हैं, यानी पीछे रह जाते हैं अपने काम में। इस मशीनी युग में भी दस्तकारी की इन कलाओं को प्राचीन परंपराओं और संस्कृति का प्रतीक कहा जा सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कशीदाकारी का प्राचीन रूप। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कशीदाकारी का प्राचीन भारत में कशीदाकारी। भारत में दस्तकारी यानी कशीदाकारी की अनेक कलाएं प्रचलित थीं। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि हाथ से काढ़े और बुने गए वस्त्रों का उपयोग ईसा पूर्व 5000 से 2500 वर्ष पूर्व की अवधि में वैदिक और वैदिक युग में किया जाता था। पूर्व वैदिक और वैदिक युग में किया जाता था। कशीदाकारी का उपयोग वेदों में बुनाई के साधनों का उल्लेख मिलता है। सूत, जिसे हम तंतु कहते हैं, तंत्र यानी ताना, आत्माना, वाय, करघा तथा मयूख ताने की लकड़ी, वे यानी ढरकी, वामिनी बुनकर आदि के बारे में वर्णन मिलते हैं। ये ऋग्वेद में
इनके अलावा भूरिच यानी कैंची, अरिवेशी यानी सुई आदि का प्रयोग स्त्रियों द्वारा कपड़े को सिलने बुनने तथा तंतुबाई यानी जुलाहा द्वारा ताना बाना करके कपड़े को बुनने का उल्लेख भी मिलता है। ये सब ऋग्वेद के हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि वेदकालीन सभ्यता में घर घर कताई और बुनाई आदि की जाती थी। ओल्ड टेस्टामेंट में सिंधु नामक वस्त्र का उल्लेख है, जिसे कुछ लोगों ने सिंधु से संबंधित बताकर यानी सिंधु से मिलता हुआ बताकर अपने यह विचार प्रकट किया कि ऐसे वस्त्रों के निर्माण की कला दजला फरात क्षेत्रों से होती हुई सिंधु क्षेत्र में पहुंची। प्राचीन भारत में पहनावे में पंच वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि धोती, चादर, पगड़ी, अंगरखा और उपानह मुख्य थे। स्त्रियों के लिए वधू वस्त्र यानी विवाह के वस्त्र के साथ साथ वीथी, जिसे साधारण लहंगा कहते थे, और उत्तरी आदि वस्त्र उल्लेखनीय है। पिता द्वारा कन्या को वस्त्रों और आभूषणों से सजाकर जयमाता को अर्पित किया जाता था। रामायण और महाभारत काल में भी सुंदर वस्त्रों और वस्त्रकला की विशिष्टता के अनेक उल्लेख मिल जाएंगे। महाराज जनक ने पहरामणी में राजकुमार राम को अनेक स्वर्ण तंतु से निर्मित वस्त्र, महाराज वासम तथा सुनहरे धागे के पीले वस्त्र रत्नांबर भेंट किए थे। वाल्मीकि रामायण में भी महाराजा दशरथ के राजप्रसाद का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि रंग बिरंगे सुंदर बेल पुटेदार वस्त्रों से तथा बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित प्रमदाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वस्त्रों के अनेक उदाहरण हैं। जैसे कि जब ब्रह्माभिसार के लिए जा रही थी यानी घूमने जा रही थी, तो उसकी देह का चंदन दिखता है। इससे वस्त्रों के अत्यंत छीने होने यानी बहुत ही महीन मुलायम होने का प्रमाण मिलता है, जो ढाके की महीन समदानी मरमर से भी अधिक महीन थे। महाभारत काल में ही कौशेय यानी रेशमी, छौम वस्त्र, वल्कल, मृगचर्म, कुश्चीर आदि वस्त्रों का भी उल्लेख मिलता है। उत्तरी अधोवस्त्र लंबा ढलका पेटीकोट और मणिचीर, जो कि किनारे पर मणियों का झालर वाला वस्त्र होता है, इसके बारे में अलग सूचना मिलती है। बौद्ध और जैन साहित्य में भी ऐसे उल्लेख है कि राजाओं द्वारा अनेक जैन और बौद्ध साधुओं को सुंदर वस्त्र दिए जाते थे। तो बौद्ध और जैन साहित्य में क्या उल्लेख है कि अनेक राजा जैन और बौद्ध साधुओं को सुंदर वस्त्र प्रदान करते थे। इनमें सांस सदुकलानी, जिसे श्वास से डोलने वाले छीने वस्त्र, इतने छीने वस्त्र जो कि सांसों के चलने से ही हिलने लग जाए, तथा कई प्रकार के केशों जैसे मानव केश एवं अश्वगंधम के केश से निर्मित वस्त्र और उल्लू के पंख से बने कंबल आदि के बारे में उल्लेख मिलते हैं। यानी कि उस समय महाभारत काल में वस्त्र उल्लू के पंख से कंबल बनाए जाते थे तथा अलग अलग तरह के केशों से वस्त्र बनाए जाते थे, यानी बाल से। पुरातत्व की खोजों में से पता चला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की कुछ प्रतिमाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं हमारे भारत में, जो सुंदर कशीदाकारी एवं फुलवारी वाले सुसज्जित वस्त्र पहने हुए हैं, जिनसे इन शिल्प की श्रेष्ठता का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में एक चांदी के बर्तन में चिपका हुआ मंजीर से रंगा हुआ टुकड़ा प्राप्त हुआ है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि सूती वस्त्रों की सज्जा का कार्य भारत में 5000 वर्ष पूर्व भी होता था। इसी खुदाई में कांसे की कुछ सुइयां प्राप्त हुई हैं। अजंता की गुफाओं में भी भित्ति चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में वस्त्र कला अत्यंत पर्याप्त उन्नत थी। इन चित्रों में और जरी में मणि, चोली और घाघरे देखने योग्य थे। अजंता के भित्ति चित्रों को ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास का माना जाता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के यूनानी साहित्य में भी भारतीय वस्त्रों के विविध रंग रूप में तथा स्वर्ण खचित होने के उल्लेख दिखाई देते हैं। गुप्त काल और उसके परवर्ती संस्कृत साहित्य में वस्त्रों पर कढ़ाई, छपाई आदि के विविध उल्लेख आपको मिल जाएंगे। कालिदास के ग्रंथों में मृग्यावेश, प्रेम क्लांत वेश, अभिसारिका वेश आदि के उल्लेख हैं। प्रमदाओं के वस्त्रों पर हांसों के रूपांकन रुई की सहायता से काढ़े जाते थे। कालिदास के
मालविका, अग्निमित्र और बाणभट्ट के हर्षचरित में रेशमी सांप के केंचुल वाले इंद्रधनुष के रंग वाले अनेक प्रकार के उत्तरीय और अधो वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। मोतियों से सुसज्जित कंचुकियाँ प्रमुख रूप से उपयोग में लाई जाती थी। बाणभट्ट ने 4 प्रकार की छपाई कुटिल, क्रम, रूप, ठप्पे वाली पल्लव, कपड़े के फूल पर फूल के पत्ते बनाना एवं प्रभाव, एक रंग की रचना पर दूसरे रंग की रचना बनाना का उल्लेख मिलता है। अब भारत पर सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर भारत की वस्त्र कला से बहुत प्रभावित हुआ। इस काल में भी अनेक प्रकार के बारीक और सुंदर छपाई कढ़ाई वाले वस्त्र तैयार किए जाने लगे। जरी और किमखाब के वस्त्र यूनान और फारस भी गए तथा आज भी बाली, जावार, सुमात्रा में परंपरागत रूप से काफ़ी हद तक इस तरह की कशीदाकारी मौजूद है। अब है मध्यकालीन भारत की कशीदाकारी, यानी प्राचीन युग से थोड़ा सा आगे जब आते हैं तो मध्यकालीन भारत में किस तरह की कशीदाकारी होती थी और यहाँ इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मुसलमानों के आक्रमण के बाद वस्त्रकला की डिज़ाइनों में प्राकृतिक चित्रों की प्राथमिकता होने लगी, यानी प्राकृतिक चित्र ही ज़्यादा बनाए जाने लगे मुसलमानों के आक्रमण के बाद, जिनमें पुष्पों के अनेक रूप और प्राकृतिक डिज़ाइनों में जीवन के विविध पक्षों को एक वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। प्रारंभ से हिंदू कमल को पवित्र और सुंदर पुष्प मानते रहे हैं, जिनसे इस तरह की डिज़ाइनों में मुख्य स्थान प्राप्त होता रहा है। मिस्र में भारतीय वस्त्रकला के सुंदर नमूने पाए गए हैं। इस काल में वस्त्रों की कढ़ाई की प्रकृतियों में आखेट के दृश्य और हंसा की आकृतियाँ प्रमुख रूप से मिलती हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अरब के सौदागर 10वीं शताब्दी के आसपास इनको गुजरात से ले गए होंगे। हम भारत के विभिन्न प्रदेशों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, सबकी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि कश्मीर की कशीदाकारी, चंबे के रुमाल, कांगड़ा कुल्लू की कढ़ाई, पंजाब की फुलकारी, राजस्थान की छपाई और चुनरी की बंधाई, रेशमी मखमल पर औरंगाबादी कलाबद्दों का कार्य इन सब राज्यों और क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। असम में सूती कपड़े पर कलाबद्दों के चपड़े तारों से निहार आंचल नाम की कढ़ाई और विदेशी ऊनी वस्त्र पर गारो चौक की कढ़ाई अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ये सब कौन से युग का है? मध्यकालीन भारत का। भारतीय कशीदाकारी के नमूने काढ़े गए शाल, वस्त्र, जरी तथा सोने चांदी की तारकशी के नमूने, कालीनों आदि की मांग विदेशों में पिछले 300-400 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। भारत में वस्त्रकला के अनुपम और आकर्षक नमूने विदेशों में जाते रहे हैं। मीन्स कि भारत से विदेशों में वस्त्रकला के अलग अलग तरीके के नमूने, सुंदर नमूने विदेश भेजे जा रहे हैं। विशेषकर यूरोपीय देशों में इन नमूनों में कशीदाकारी के सुंदर और भव्य नमूने अवश्य होते थे। यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे, जिसमें कि डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज प्रमुख थे। पहले कशीदाकारी का काम ओढ़ने बिछाने की चादरों, तकिए के गिलाफों एवं मेज पोश आदि पर किया जाता था। दूसरे शब्दों में सोने तथा बैठने की कक्षा सामग्री कुछ इस तरह से सजावट की जाती थी। यूरोपीय रहन सहन के अनुसार उस समय कक्ष की सजावट का बड़ा महत्व था और वे लोग इस पर पर्याप्त धन खर्च करते थे। यानी कि यूरोपीय रहन सहन के अनुसार यूरोपीय रहन सहन यूरोपीय राज्यों में, यूरोपीय देशों में कक्ष की सजावट प्रमुख मानी गई थी, बहुत महत्व दिया जाता था कक्षों, किसी भी कमरे की को सजाने और साफ रखने का। और वे यानी यूरोपीय लोग इसी पर ज़्यादा खर्चा करते थे, यानी कि साफ सफाई, सुंदरता पर ज़्यादा खर्चा करते थे। बिछाने के लिए काढ़ी गई चादरों तथा मेज, स्टूल आदि को ढकने के लिए कशीदाकारी के काम वाले मेज पोशों तथा स्टूल पोशों का प्रयोग किया जाता था।
इसके अलावा कशीदाकारी किए गए कालीनों और दरियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इस यूरोपीय मांग को उस समय गुजरात और बंगाल के कारीगर पूरा करते थे। जॉन अर्विन की पुस्तक कमर्शियल एम्ब्रॉयडरी ऑफ गुजरात इन 17th सेंचुरी, ये पुस्तक जॉन अर्विन की थी, जिसमें यह बताया गया है कि बरकेसा नामक एक व्यक्ति था जो गुजरात में आया था सन 1518 ईस्वी में, जो पहला एक यूरोपीय यात्री था। ये कौन सा यात्री था? यूरोपीय यात्री, जिसका नाम बरकेसा था। इस यात्री ने स्थानीय कशीदाकारी के बारे में अपने उल्लेखनीय विचार व्यक्त किए कि गुजरात के कारीगर सुंदर रजाई और चंदोबे बनाते थे, जिन पर कशीदाकारी का बारीक काम किया जाता था। लगभग आधी शताब्दी के बाद, यानी 50 साल बाद, एक अन्य यूरोपीय डच निवासी J.H. बॉन लिंस्कोटन ने भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा के रोचक वर्णनों में भारतीय कढ़ाई तथा कशीदाकारी के बारीक काम की बहुत ही प्रशंसा की। तो ये हो गया मध्यकालीन भारत। अब ब्रिटिश युग में कशीदाकारी का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताऊंगी। जब अंग्रेज सबसे पहले गुजरात के सूरत में पहुंचे, उस समय सूरत में कढ़ाई बुनाई के काम की काफ़ी धूम मची हुई थी और इनके वस्त्रों को प्रदेश के भीतर और बाहर बहुत ही मांग थी इन वस्त्रों की। अंग्रेज़ों ने भी इनका निर्यात करना प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुक मिनट बुक के अनुसार सन 1614 ईस्वी में भारत से लंदन को कशीदाकारी के काम वाले वस्त्र और सजावटी सामान भेजा गया था और ऐसे सामान को उस समय नीलाम भी किया गया। सन 1631 में एक शाही घोषणा की गई, जिसमें रजाई को भारत से इंग्लैंड ले जाया जा सकता था। पटना क्षेत्र में उस समय बनाई जाने वाली रजाइयाँ इस तरह के सुंदर काम के नमूनों से भरी होती थी। गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में भी उस समय बारीक काम का प्रचलन अधिक था। एक डच यात्री थे जिनका नाम स्कॉटन, उन्होंने 1662 ईस्वी में भारतीय कशीदाकारी की बहुत ही प्रशंसा की थी। इस बारे में अलेक्जेंडर मिल्टन का कहना है कि उस समय कैम्बे, मतलब विदेश में एक राज्य है, एक जगह है कैम्बे, वहाँ के लोग भारत में आए और उन्होंने सबसे अच्छी कशीदाकारी यानी कढ़ाई करना प्रारंभ किया और विश्व में इनके मुकाबले के कशीदाकारी के अच्छे कारीगर मिलना बहुत ही मुश्किल था। मार्को पोलो ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में गुजरात की कशीदाकारी की बहुत ही प्रशंसा की है। उनके अनुसार यहाँ के कारीगर इस कला में बहुत ही निपुण होते थे। परंपरागत रूप से काम करने वाले कारीगर उस समय अधिकांश वस्त्र अपने घरेलू उपयोग के लिए बनाते थे, परंतु बाहर की मांग के कारण इन वस्त्रों का व्यापारिक स्तर पर भी उत्पादन किया जाता था। मतलब ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से उनका ये काम होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, तो वो घरेलू उपयोग के लिए इस तरह के वस्त्र बनाते थे। लेकिन जब बाहर विदेशों से इसकी मांग आना शुरू हुई तो इसका व्यापारिक स्तर पर भी उत्पादन यानी इसको बनाया जाने लगा। यह कार्य अधिकतर महिलाएं ही किया करती थी। उस समय भी गुजरात की जंजीरी टाँके की कढ़ाई की जाती थी। किसमें की जाती थी? कशीदाकारी में। आज भी ये विधि लोक शैली के चित्रों को काढ़ने में प्रयुक्त की जाती है। विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन के भारतीय विभाग के चित्रों को काढ़ने में की जाती थी। उन्होंने एक विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है, जिसके जॉन अर्विन एक भारतीय विभाग में थे, लंदन के भारतीय विभाग में। उनके अनुसार गुजराती कढ़ाई अत्यंत ही अनुपम, बेहद बेजोड़ थी। कुछ नमूने हार्डरविक हाल, डर्बीशायर, इंग्लैंड के हैं। एक कंधा शैली है जिसमें आयताकार बॉर्डर की कढ़ाई में फूल और चिड़ियों को चित्रित किया, यानी उनके चित्र बनाए गए हैं कढ़ाई में। अन्य उल्लेखनीय नमूना गुजराती कढ़ाई कला का है, जिसमें तोते के डिज़ाइन के साथ इंद्रधनुष को भी दिखाया गया है। गुजराती कढ़ाई कला में फूल और चिड़ियों के दृश्यों का नमूना बनाया जाना
जाने लग गया। इस प्रकार बंगाल और गुजरात के क्षेत्रों में भी भारतीय कशीदाकारी के अनेक नमूने विदेश भेजे जाते थे, जो आज भी वहाँ के संग्रहालयों में हम देख सकते हैं। वस्त्रों में जिन चित्रों की कढ़ाई की जाती थी उनमें पशु, पक्षी, जानवर, मछलियाँ और फूल उल्लेखनीय हैं। बाद में विदेशी प्रभाव से चित्रों में प्राकृतिक दशा, मानवीय जीवन की विविध अनेक पहलुओं के चित्र भी इस तरह के काढ़े गए वस्त्रों में बनाए जाने लगे। जैसे एक नमूने में समुद्री जहाजी और यूरोपीय यात्री दिखाए गए, उसी तरह पश्चिम और पूर्व की परंपराओं और सभ्यताओं का भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा। भारतीय कशीदाकारी के अनेक काम तथा मनोहारी शैलियों के अनेक लेखकों और विदेशी यात्रियों ने प्रशंसा की है। यानी कि भारतीय कशीदाकारी विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में काढ़े के सजावटी सामानों और कशीदाकारी से युक्त विभिन्न प्रकार के कालीनों, चित्रों आदि का निर्माण उस समय भारत के कई क्षेत्रों यानी जगहों पर होता था। स्वतंत्रता से पूर्व अनेक क्षेत्रों में इस कला को परंपरागत रूप से कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी तरह भले ही जीवित बनाए रहे, परंतु कई क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति के बाद परंपरागत शैली को क्षति पहुंची, क्योंकि इस तरह बारीक काम वाले वस्त्र महंगे पड़ने लगे और मिल के कपड़े सस्ते होने लगे। स्वतंत्रता के बाद हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम तथा अन्य कुटीर उद्योग, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, को सरकारी संरक्षण मिलने लगा तथा अमेरिका तथा अन्य देशों में कशीदाकारी के काम वाले हथकरघा के वस्त्रों की मांग भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से भारतीय कशीदाकारी का महत्व भी बढ़ा। आज भी विदेशी संग्रहालयों, जैसे कि विदेश में कौन कौन से संग्रहालय हैं, एक है विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय जो कि लंदन में है, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में है, राष्ट्रीय संग्रहालय हेलसिंकी में है, फाइन आर्ट संग्रहालय है जो कि बोस्टन में है, राष्ट्रीय प्राचीन कला संग्रहालय लिस्बन में है। इन सब में भारतीय शिल्प एवं कढ़ाई कला के सुंदर नमूने इन संग्रहालयों में संग्रहित किए गए हैं। ये सारे संग्रहालय नए नए सुंदर नमूनों को भी रखने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार आज भी भारत की प्राचीन कशीदाकारी की परंपरागत शैलियों के नमूनों का महत्व है। साथ ही वर्तमान युग में परंपरागत शैली की कढ़ाई के वस्त्रों की वह बढ़ने लगी। इसके अतिरिक्त व्यापारिक स्तर पर नई नई डिज़ाइनों और कशीदाकारी के नमूनों की मांग भी देश में और विदेश में बढ़ रही है। इस प्रकार की प्रगति से भारतीय कशीदाकारी के उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को जितने भी लोग देखें उनके लिए मेरा एक बात कहना चाहूँगी कि वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो आप मेरे नए नए वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का तो टॉपिक था भारतीय कशीदाकारी। अब कल नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा कश्मीर की कशीदाकारी के ऊपर। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।